इस श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य और आधुनिक हिंदी कविता के सृजक, उन कवियों पर जिनका योगदान कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय, सराहनीय रहा, उन पर हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। और इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम ले रहे हैं सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना की कविता का सृजन करने वाली सुप्रसिद्ध हिंदी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय चेतना, उनके काव्य में राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र की अस्मिता को लेकर, राष्ट्र के प्रतीकों को लेकर, राष्ट्र नायकों को लेकर, राष्ट्र के गौरव गान और गौरव गाथाओं को लेकर जो चेतना प्रकट की गई है, उसको केंद्र में रखकर आज हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना या जातीय चेतना, इसके सरोकार मध्यकालीन हिंदी काव्य में भी बहुत से कवियों में दिखाई देते हैं। भूषण जैसे कवि को, जो छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि थे, और इसी तरह गोरेलाल कवि को, सूदन कवि को, या अन्य जो मध्यकाल के दरबाराश्रित कवि थे, उनके काव्य में कहीं राष्ट्र की चेतना, कहीं राष्ट्र के नायकों के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान का भाव, उनकी पुण्य स्मृति, हम ऐसे तमाम काव्य की परंपरा को आधुनिक युगीन कविता में भी देखते हैं। नवजागरण जब हमारे आधुनिक हिंदी काव्य और गद्य में दिखाई दिया, तो भारतेंदु युग से इस राष्ट्रीय चेतना की कविता का उद्भव हम स्पष्ट रूप से अनुभव करते रहे। भारतेंदु ने भी और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्र की तमाम तरह की गौरव गाथाओं, तमाम तरह की पुरा कथाओं, इन सब को ध्यान में रखकर राष्ट्र नायकों के प्रति अपनी श्रद्धा भावना प्रकट की है, उनका पुण्य स्मरण किया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें, हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, जयशंकर प्रसाद या छायावादी कवियों की बात करें, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बड़े चलो, ये जो तमाम तरह की एक पूरी धारा है, बच्चन में भी हम उस राष्ट्रीय चेतना का अनुभव करते हैं। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो कभी आर्य समाज को लेकर, कभी आर्य पुरुषों को लेकर, कभी स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, कभी संतों और मार्गदर्शकों को लेकर, राष्ट्रीय दार्शनिकों को लेकर, इन सब को लेकर कवियों के, रचनाकारों के जो सरोकार रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो आधुनिक हिंदी कविता की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, हिंदी प्रदेशों के नवजागरण और सुधार युग को, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रमशः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से होते हुए एक सुधार युग का विकास हिंदी कविता में, हिंदी गद्य में दिखाई देता है। उस सुधार युग को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने रचना कर्म में
उस रचना कर्म से जन जन तक पहुंचाने के कार्य आदि के क्षेत्र में जिस निडरता और निर्भयता का परिचय दिया है, वह वास्तव में हिंदी काव्य जगत की एक उपलब्धि है। हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में बहुत से कवियों को याद किया जाता है, उनके प्रति नमन होकर कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। ऐसी धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान उल्लेखनीय और विशिष्ट रहा है। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की निर्भीक अभिव्यक्ति कविता और गद्य आदि के माध्यम से, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति के विविध आयामों की अभिव्यक्ति निर्भीकता के साथ पूरे हिंदी साहित्य में और तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी इस चेतना को हम देख सकते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना पर काव्य की एक सशक्त अधिष्ठात्री बनकर, एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर वो हिंदी जगत में और साहित्य जगत में उपस्थित होती हैं। बहुत सी डिक्शनरियों में, कोश ग्रंथों में राष्ट्रीयता की अवधारणा को, उसके अभिप्राय को स्पष्ट किया गया है। मोनियर विलियम्स का जो कोश है वो बड़ा प्रसिद्ध कोश है। उसमें ए किंगडम, रियल्म, एम्पायर, डोमिनियन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, ए पीपल, नेशन, सब्जेक्ट्स, इन सब को हमारे राष्ट्रीयता के संदर्भों से, आयामों से जोड़कर व्यक्त किया गया है। राष्ट्र का अर्थ मानक हिंदी कोश में भी स्पष्ट किया गया, जिसमें देश, किसी निश्चित या विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनकी अपनी एक भाषा, एक से रीति रिवाज, एक ही विचारधारा होती है, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो मानक हिंदी कोश हो या बृहत हिंदी कोश हो या संस्कृत हिंदी के अन्य अनेक प्रकार के कोश हों, सब में राष्ट्र की अवधारणा को इस रूप में चित्रित किया गया, जहां पर अपनी मान्यताएं, अपनी दार्शनिक चेतनाएं, अपने मूल्य हों और वहाँ के निवासी, वहाँ के नागरिक एक ही भाषा में संपर्क करें, विचार विनिमय करें, रीति रिवाजों का अनुपालन करें, उस सब को राष्ट्र कहा। वर्ल्ड डिक्शनरी कहती है वह जन समुदाय जो एक ही देश में बसता हो अथवा एक ही राज्य शासन के अंतर्गत एकताबद्ध हो, राष्ट्र की संज्ञा से उसे अभिहित किया जाता है। तो ये जो राष्ट्र है, यह जन समुदाय के एकत्व का द्योतक भी है। मेटेल ने कहा, आधुनिक राज्य की एकता का आधार मौलिक ना होकर मनोवैज्ञानिक है। गौण वर्ग जो जातियां कहलाती हैं, एक समान भावना, समान रीति रिवाज और कवियों में मिलकर जिस राजनीतिक इकाई का निर्माण करती हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। जौमर ने कहा, ऐसा जन समूह जो विशिष्ट भूभाग के प्रति तीव्रता, अंतरंगता और गौरव की संतुष्ट भावना से संयुक्त हो, उसे राष्ट्र कहा जाता है। स्पर्ट इमर्सन ने राष्ट्र की अवधारणा और परिभाषा पर विचार करते हुए लिखा, राष्ट्र का प्रधान आधार संस्कृति को माना गया है। परंपरागत आदर्शों तथा भावों आदि लक्ष्य से युक्त जन समूह को राष्ट्र कहते हैं। रैमजे म्योर ने ऐसे लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जो निकट संबंधों और बंधनों में निबद्ध हो। स्पष्ट है कि राष्ट्र की परिभाषा देते हुए, अवधारणा स्पष्ट करते हुए, बहुत से पाश्चात्य मतों में अपने अपने अनुमान से, अपनी अपनी परिकल्पना से उसके आयामों और बिंदुओं को विवेचित किया गया। राष्ट्र की अवधारणा के भारतीय मत जो हैं, उनमें माखनलाल चतुर्वेदी जो
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक। ये जो इस तरह की चेतना वाली कविताएं लिखने वाले, राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धावनत होने वाले, ऐसे राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतना के कवि माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, राष्ट्र तो एक बाग है, उसकी सीमा रक्षा के लिए सिर सौंपकर बलिदान दिया करते हैं, जिससे संसार में वह भूखंड राष्ट्र कहलाने योग्य बनता है। तो सेनानियों का, राष्ट्र के रक्षकों का वह जो त्याग है, वह जो बलिदान का भाव है, वह जहां होता है, उस भूखंड की रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं सेनानी, उसे राष्ट्र कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र की अवधारणा पर विचार करते हुए लिखा कि भूमि पर बसने वाले लोग, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों से, इनके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो समीक्षक भी हैं, इतिहासविद भी हैं और गंभीर चिंतक और विचारक भी हैं, उन्होंने लिखा, राष्ट्र केवल सीमाओं और जनसंख्या के समुच्चय का नाम नहीं होता। किसी देश को सीमाओं में बांध दें और कहें कि इन सीमाओं के भीतर जो उद्घाटित है वही राष्ट्र है, तो नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मात्र सीमाओं और जनसंख्या के समुच्चय का नाम राष्ट्र नहीं होता। जिसके साथ परिस्थितियों और ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं से भारत गुजरा है, वे अपना स्वरूप तो रखती हैं, उनके अनुरूप हमारी चेतना और व्यापक जीवन परिवेदनों का निर्माण भी होता है। बाबू गुलाब राय लिखते हैं, राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके रहने वाले एक जातीय समुदाय के ही हों। राष्ट्र एक राजनीतिक इकाई भी है। उसके निवासियों के राजनीतिक हितों को, ध्येयता और शासन को एक सूत्रता में संगठित करने के लिए आवश्यक है, संगठित रखने के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के सभी संप्रदाय और सभी प्रांत और राष्ट्र के अंग, ये जो तमाम तरह के आयामों और बिंदुओं को उद्घाटित किया गया, वो राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। गोलवलकर जी ने लिखा कि जो भाव राष्ट्र शब्द के अंतर्गत अनुभव होता है, वह एक संपूर्ण इकाई में अविच्छिन्न रूप में घुले मिले 5 विशिष्ट अंशों का योग है। जो भाव राष्ट्र शब्द के अंतर्गत है, वह एक संपूर्ण इकाई में अविच्छिन्न रूप में घुले मिले 5 विशिष्ट अंशों का योग है। वो प्रसिद्ध 5 इकाइयां कौन सी हैं? एक है देश, फिर है जाति, फिर है धर्म, और फिर संस्कृति, और फिर भाषा। ये हमारी राष्ट्रीयता शीर्षक से जो लेख है, वहां से इन 5 बिंदुओं को लिया गया। आबिद हुसैन ने लिखा, राष्ट्र के संबंध में आम धारणा यह है कि वह ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि एक ही राज्य में एक ही राजनीतिक आस्था के अधीन हो रहते हैं। सुधाकर शंकर कलवड़े लिखते हैं, राष्ट्र एक जीवित शरीर है जिसके 2 मूल आधार हैं। एक है बाह्य शरीर, जो भौगोलिक सीमाओं से घिरे देश के शरीर को प्रकट करता है, और दूसरा आत्मा को जनसाधारण की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां का साहित्य, वहां की कलाएं और आदर्शों की आकांक्षाओं के रूप में अभिव्यक्त करता है। वही सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं, यह सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण करने में विविध कारक
सहायक होते हैं, जैसे सामान्य भाषा, जैसे सामान्य धर्म, जैसे सामान्य शासन और सामान्य संस्कृति और इसी तरह सामाजिक अर्थव्यवस्था। पर शायद इनमें से एक भी कारण उतना अपरिहार्य नहीं जितना भौगोलिक सीमाओं का सर्वथा सुनिश्चित होना है। तो किसी भी राष्ट्र को यदि रेखांकित करना है, यदि उसकी सीमाओं से जोड़कर उसे न देखें, उसकी भौगोलिक सीमाओं के साथ जोड़कर उसकी चर्चा न करें, तो राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा, ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच द सुप्रीम लॉयल्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज फेल्ट टू बी ड्यू टू द नेशन स्टेट। अब ये एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, जैसे कहा जाता है कि बूंद और समुद्र का जो रिश्ता है, तो बूंद जो होती है वो समुद्र में निर्मिति में सहायक होती है। ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कहा गया, नेशनलिज्म इन द बॉर्डर मीनिंग refers to the attitude which are sipes to national individuality, a high place in the hierarchy of values. In then sense it is natural and indispensable condition and accompanying phenomenon of all national movements. तो ये जो फिनोनिमा है ये समस्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मार्टिन लूथर जो है वो लिखते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन द नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो जातिगत भेदभाव, रंग भेद, भाषा भेद, समुदाय भेद, इनसे ऊपर उठकर जहां नागरिक समस्त राष्ट्रवादी, समस्त राष्ट्र के निवासी एक साथ रहते हैं, वो वस्तुतः राष्ट्र कहलाता है। हेंस कोहान ने लिखा, नेशनलिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो राष्ट्रीयता है ये एक मानसिकता भी है, यह एक सोच भी है, एक सोच संबंधी अवधारणा भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जब राष्ट्रीयता पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो वो लिखते हैं, A nation's culture resides in the hearts and it is the soul of its people. वो निवासियों के हृदय में वास करता है राष्ट्र, वो उनकी देशवासियों की आत्मा में वास करता है, उसे राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जब इसके विषय में विचार करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो राष्ट्रवाद का क्षेत्र राष्ट्रीयता से अत्यंत व्यापक दिखाई देता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, जहां राष्ट्र के उत्थान, उन्नयन और प्रगति, इनके सामाजिक तत्वों का समीकरण विद्यमान होता है, वहां राष्ट्रवाद होता है। जहां राष्ट्र के उत्थान, उन्नयन और प्रगति के सामाजिक तत्वों का समीकरण विद्यमान होता है, वहां राष्ट्रवाद होता है। जबकि इसके बरक्स व्यक्ति के विचार और क्रिया व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और मंगल की भावना होती है, वहां राष्ट्रवाद होता है। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता के मूल तत्वों में
जो सर्वप्रमुख तत्व आया सभी की, भारतीय और पाश्चात्य मतों की परिभाषा के संदर्भ में, वह एकता, एक तत्व उभर कर आया। राष्ट्रीयता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका एकता द्वारा निर्वहन की जाती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। अब ये जो चेतना है, ये इस बात की द्योतक है कि राष्ट्रीय चेतना में जो एकत्व का भाव है, एकता का भाव है, वैचारिक एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन परक एकता, साहित्य की संवेदना से जुड़ी हुई एकता, इन सब की बात की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु और तत्व समानता है। समानता ही एक सच्चे संपन्न राष्ट्र का मुख्य कारक है। ऊंचे नीचे का, अमीर गरीब का, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष का, युवा और वृद्ध का कोई भेद नहीं, सबके अधिकार समान हो, सबको राष्ट्र के विषय में सोचने विचारने के समान अवसर प्राप्त हो। उस समानता के भाव को दूसरे तत्व के रूप में, राष्ट्र के मुख्य कारक के रूप में चित्रित किया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमने इस गीत को बहुत बार सुना। अब इसमें संसार के अन्य समस्त देशों से श्रेष्ठ और वरेण्य देश राष्ट्र को माना गया। भारत के संदर्भ में इस गीत के माध्यम से राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करने में गीतकार ने प्रशंसनीय कार्य किया। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। स्वतंत्रता राष्ट्रीयता का तीसरा तत्व है, जो महत्वपूर्ण तत्व है। स्वतंत्रता राष्ट्र की आत्मा है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र को जब हम देखते हैं तो हमें स्वातंत्र चेतना का बोध होता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये सारी दुनिया हमारी शत्रु रही है, ये हमारी विरोधी भी रही है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता, हमारी सहन शक्ति, हमारे मूल्य, हमारी हमारा जुझारूपन, हमारी संघर्ष शक्ति और जो संकल्प शक्ति है, वो सब इस बात की द्योतक है कि दुनिया भले ही भारतवर्ष के विरोध में खड़ी रही हो या विरोधी बन भी जाए, शत्रु बन भी जाए, लेकिन वह हमारी जो एकता है, सद्भावना है, सांस्कृतिक समेकित समतुल्यता और समानता है, उसको कोई खतरा नहीं रहता। निर्भयता भी एक बिंदु है। स्वच्छंद राष्ट्र का आत्मबल इस निर्भयता से ही प्राप्त होता है। किसी भी आजाद देश में, स्वच्छंद देश में, स्वच्छंद का अर्थ ही होता है स्वच्छंद, जो बाह्य किसी छंद यानी बंधन को स्वीकार न करे, जो केवल अपने बंधन को स्वीकार करे, अपने नियम, अपने कानून,
अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपने मूल्य, अपनी मर्यादाएं, ये सब हों। तो किसी भी राष्ट्र को, स्वच्छंद राष्ट्र को निर्भयता यदि हो तो उसके आत्मबल के रूप में वो दिखाई देती है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ये जो प्रश्न है ये इस बात का द्योतक है कि कोई और नहीं है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, नहीं है। भगवान की भवभूमियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नृसृष्टि का पहले यही विस्तार है। राष्ट्रीय चेतना में ज्ञान का असीम अनंत आगार भी समाहित रहता है। इसीलिए कहा भी गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तमाम बिंदु जो राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय चेतना को व्याख्यायित करने वाले बिंदु हैं, और ये भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, हिंदी इतर भाषाओं में ये यत्र तत्र हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में हम आगे इन बिंदुओं पर, उनकी उपलब्धता पर विचार करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।